काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से आप क्या समझते हैं और इसके मेन पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो भाई इस टॉपिक को हमने प्राइमरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है, और फिर हम क्या पढ़ेंगे इसके मेन पोस्टुलेट। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपने एक बात चेक की थी ना, आपने एक बात देखी थी कि जो डिफरेंट गैसेस हैं वो कई तरह के लॉज को फॉलो करती हैं। किसी गैस को अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशराइज करते हो तो वॉल्यूम घट जाएगी, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घट जाएगी, प्रेशर घटाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगी। प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाया तो वॉल्यूम घट जाएगी, है ना। तो जो वो लॉ थे कौन कौन से, आपके बॉयल्स लॉ थे, चार्ल्स लॉ थे, या आपके भाई एवोगैड्रो लॉ थे, या गेल-लुसाक्स लॉ थे, या आपके ग्राम्स लॉ थे भाई, या डाल्टन्स लॉ था पार्शियल प्रेशर का। वो जितने भी लॉज थे वो सब एक्सपेरिमेंटली पता किए गए थे। क्या मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस एक्सपेंड करती है, टेम्परेचर घटाने पर गैस नज़दीक आती है। समझे बात? उनका हमारे पास अभी तक कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल बेसिस का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, एक होता है थ्योरेटिकल रिजल्ट। मतलब आपको ये नहीं पता ऐसा होता क्यों है, आपके पास वो इक्वेशन नहीं है जिन्होंने इसको, मतलब आपको उनका डेरिवेशन चाहिएगा। आपको ये तो पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं थ्योरेटिकली आपको मालूम नहीं। वो तो हमने एक्सपेरिमेंटली दबा के देखा है, बात आपको पहले पड़ी। तो जो क्लासिकल फिजिक्स होती है, क्या क्लासिकल जो फिजिक्स है, क्लासिकल जो मैकेनिक्स है, उसके अंदर आपके जो मतलब एक होती है क्लासिकल फिजिक्स, एक होती है क्वांटम फिजिक्स। समझे बात? तो क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स को इस्तेमाल करके और आपने एक मॉडल तैयार करना है जिनके में बेसिस पे हम गैस के इन बिहेवियर को रैशनलाइज कर सके, थ्योरेटिकली रैशनलाइज कर सके, ना कि एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, और कोई थ्योरी देखो, क्योंकि आपको एक्चुअल में एटम नज़र नहीं आते ना गैस के, आपको गैस के मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में नज़र नहीं आते, तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि वो ऐसे बिहेव कर रहे होंगे, और जब आप इमेजिन करोगे कि वो ऐसे बिहेव कर रहे होंगे तो उनका कुछ रिजल्ट भी आएगा कि ऐसे बिहेव करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आना। अगर मैं ये कह दूं कि एक इंसान की रफ्तार 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से और सांपला वो आधे घंटे में पहुँच जाना चाहिए ना। मैं ये कहूँ किसी इंसान की रफ्तार क्या है 50 किलोमीटर पर आवर से कोई इंसान भाग सकता है, इसका मतलब क्या है कि आधे घंटे में वो सांपला पहुँचना चाहिए भाई, लेकिन पहुँचे ना वो 3 घंटे बाद भी। इसका मतलब मेरी थ्योरी क्या है, मेरा इमेजिनेशन क्या है, गलत। तो थ्योरेटिकल मॉडल कैसे काम करते हैं, आप कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हासिल कर लेते हो, हासिल कर लिया, उसके बाद सिस्टम के बारे में थ्योरेटिकल मॉडल तैयार करते हो कि सिस्टम में ऐसा ऐसा हो रहा होगा, तो थ्योरेटिकल मॉडल से आएंगे थ्योरेटिकल रिजल्ट। तो अगर थ्योरेटिकल रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर जाए, इसका मतलब जो आपकी थ्योरी वो क्या है, ठीक है। नहीं तो आप अपनी थ्योरी में नया कुछ इंप्रूवमेंट करते हो, कुछ चेंजमेंट करते हो, और फिर थ्योरी बदलने पर रिजल्ट क्या हो जाएंगे, थ्योरेटिकल बदल जाएंगे। आगे आपको तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कुछ नहीं होती। क्या होता है कि काइनेटिक थ्योरी इज नथिंग बट ए थ्योरेटिकल मॉडल गिवन बाय क्लासिकल फिजिक्स which is used to rationalize the thermodynamic properties of gaseous state। गैसेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में काम आती है। यानी आप कह सकते हो जो आपके पास लॉज थे ना, कौन कौन से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उन सभी का थ्योरेटिकल बेसिस आप यहाँ से मालूम कर सकते हो। उनके आपने अभी तक डेरिवेशन नहीं पढ़े हैं, एक्सपेरिमेंटली आप चेक करते हो ऐसा कैसे होता है। ओके, ठीक है भाई। तो ये तो आपकी हो गई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लेकिन अब इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं। क्या
पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि आप थ्योरी बनाते हो तो आप कुछ ना कुछ सोचते हो, क्योंकि आपको एक्चुअली मॉलिक्यूल नज़र नहीं आते, तो आप क्या सोचोगे कि कोई गैस कैसे रहती है, ये बताएंगे, ठीक है। तो इसने क्या बताया है, क्या ए गैस इज कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, कि हर एक गैस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है, समझे बात। दोज पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, दोज पार्टिकल्स कैन बी मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑर्गन है, ऑर्गन एक गैस होती है ना, हीलियम एक गैस होती है ना, तो हीलियम गैस ऑर्गन गैस है, उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स। लेकिन नाइट्रोजन जो गैस होती है उसके पार्टिकल्स एटम्स है, उसे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, N2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल, समझे बात। तो हर एक गैस बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है। आगे ना आपको ये कि दोज पार्टिकल्स कैन बी एटम्स एज वेल एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक गैस के पार्टिकल आपस में हर एक तरीके से क्या होने चाहिए, सेम। दूसरी बात क्या कहती है कि पार्टिकल्स ऑफ वन गैस आर एग्जैक्टली सेम इन विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड शेप। एक साइज, शेप एंड मास, एक गैस के सभी पार्टिकल्स क्या होंगे, सेम साइज के, सेम शेप के और सेम मास के। हालांकि थोड़ा बहुत इसके अंदर एक बताओ ना, जो क्या बोलते हैं आइसोटोप वगैरह हो सकते हैं, फिलहाल लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी गैस के पार्टिकल से क्या होंगे, डिफरेंट। मतलब नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल सारे एक से होंगे आपस में, लेकिन वो हीलियम गैस के पार्टिकल से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, समझे बात। और तीसरा पोस्टुलेट ये होता है कि गैस के जो पार्टिकल होंगे ना, क्या उनकी जो एक्चुअल वॉल्यूम होगी वो टोटल वॉल्यूम के मुकाबले नेग्लिजिबल होगी। क्या होगी, आपको इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई गैस जितनी वॉल्यूम एक्चुअल में ऑक्यूपाई कर रही है ना, कि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो बहुत सारी जगह घेर लेते हैं, नहीं है आपको। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक अगरबत्ती लगाई तो अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे को भर देगा, नहीं भर देगा क्या। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उस धुएं को इकट्ठा करके और लिक्विफाई करके, क्या करके, लिक्विफाई करके एक छोटे से उसका एक ड्रॉप बन जाएगा मुश्किल से। क्या बनेगा उसका, एक ड्रॉप। तो कहाँ तो कमरे की वॉल्यूम थी, कहाँ क्या एक ड्रॉपलेट है। तो अगर मान लिया गैस के एटम्स को मैं बिल्कुल इकट्ठा कर दूं, बहुत नज़दीक ले आऊं, तो तब जो वॉल्यूम घेरेंगे और एक्चुअल असल में जो वॉल्यूम घेर रहे होते हैं, तो एक्चुअल वॉल्यूम किसको बोलता हूं कि जब गैस के पार्टिकल्स दूर दूर ना हो, सारे पार्टिकल्स क्या आ जाएं, नज़दीक आ जाए, नहीं है आपको। जैसे आप बताओ भाई, अगर मान लिया कोई, आप इसको ऐसे मानो जैसे कोई मधुमक्खियों का छत्ता छिड़ जाए, तो मधुमक्खियां बहुत बड़े एरिया में नहीं उड़ती क्या, तो बहुत बड़ी वॉल्यूम ही घेर लेती हैं, बोलो भाई। लेकिन वो एक्चुअल में बहुत थोड़े एरिया में रह सकती हैं। तो एक्चुअल वॉल्यूम जो होती है मधुमक्खियों की, वो टोटल वॉल्यूम के मुकाबले क्या होती है, नेग्लिजिबल। तो इसकी भी यही बात है कि गैसेज के पार्टिकल्स की अगर मैं एक्चुअल वॉल्यूम देखूँ ना सारी मिला के, तो वो गैस की टोटल वॉल्यूम के मुकाबले कहीं ठहरती नहीं है, दैट कैन सिंपली बी नेग्लेक्टेड। ओके। और तीसरी बात क्या कहती है, और एक पोस्टुलेट फिर ये है कि गैस के पार्टिकल्स आपस में इतनी दूरी पे होते हैं क्या, कि उनमें आपस में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काम नहीं करती। उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को आप क्या कंसिडर कर सकते हो, जीरो। कि गैस का एक मोलिक्यूल यहाँ है, एक मोलिक्यूल यहाँ है। बोले गैस के पार्टिकल्स, किसी गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स से, तो उसकी वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है। एक इसका भी पोस्टुलेट होता है। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, पर बोलो भाई। ओके। और किसी भी गैस में पार्टिकल्स का नंबर इतना ज़्यादा होता है कि उसके ऊपर आप स्टैटिस्टिक्स के रूल्स अप्लाई कर सकते हो। क्या, जैसे होता ना कोई एक मैथमेटिक्स होता है, एक फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, वैसे एक ब्रांच होती है नंबर्स के बारे में, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है टू ट्रीट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए गैस। ओके। और एक ये होता है कि कोई गैस के पार्टिकल लगातार जिगजैग मूवमेंट में होते हैं। किसमें होते हैं, लगातार आप, और गैस के पार्टिकल लगातार मूवमेंट में होते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। होते आपस में वो आपस में टकराते रहते हैं, ये अगला पोस्टुलेट है। और
जिस वेसल में भरा हुआ है गैस को, उस वेसल की दीवारों से भी टकराते रहते हैं। नहीं समझे बात भाई? यानी ये मेरे पास अगर एक वेसल है, इसमें मैंने कोई गैस भर रखी है, तो गैस के पार्टिकल आपस में टकराते रहेंगे, नहीं है आपको भाई? और इनसे भी टकराते रहेंगे, टकरा के उल्टा गया नहीं आपको? और ये जो टक्कर होती है वेसल की दीवारों से, यही क्या एग्जर्ट करती है? प्रेशर। एक पॉस्टुलेट ये, इजंट इट? और एक ये कहता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, क्या वो उनको आप परफेक्टली हार्ड स्फीयर कंसीडर कर सकते हो क्या? अगला पोस्टुलेट क्या है कि गैस के पार्टिकल्स को आप हार्ड स्फीयर की तरह कंसीडर कर सकते हो, और उनके बीच में कोलिजन क्या होंगे? परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि दो पार्टिकल आपस में टकराएंगे, तो एक की एनर्जी, मान ली इसकी एनर्जी 50, इसकी एनर्जी क्या है 50, दोनों टकराए, इसकी क्या होगी 80, इसकी क्या होगी 20, लेकिन टोटल क्या देगी एनर्जी? सेम। नेट कोई एनर्जी का लॉस, मान लिया इस पार्टिकल की एनर्जी 50, इसकी भी क्या मान लिया 50, टक्कर हुई तो ये थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा स्लो हो गया, इसकी एनर्जी क्या होगी बताओ? इसकी क्या होगी 80, लेकिन टोटल सम क्या रहेगा? तो क्यों इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन? क्या बोलते हैं इसको? इलास्टिक कोलिजन। समझे बात? तुम क्या बोलेंगे कि क्या परफेक्टली हार्ड स्फीयर है, ठीक है, और कोलिजन क्या है बताओ? और एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, और कोलिजन के अलावा उनके बीच में आपस में आपने कोई भी फोर्स कंसीडर नहीं करनी है। जब कोलिजन होता है ना, पार्टिकल्स में एक ही तरह का इंट्रैक्शन होता है, टक्कर वाला, और कोई अट्रैक्शन पार्टिकल्स में एक ही तरह का इंट्रैक्शन होता है, कौन सा? जब वो टकराते हैं, टक्कर वाला इंट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन वाला या रिपल्शन वाला इंट्रैक्शन नहीं होता। आगे आपको। और आखिरी पोस्टुलेट क्या है कि काइनेटिक एनर्जी गैस की उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी अगर गैस के पार्टिकल अगर मूवमेंट में है, तो कोई भी पार्टिकल भाई मूवमेंट में होता है तो उसके पास क्या होती है बताओ? कोई भी पार्टिकल मूवमेंट में होता है तो उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, होती है एनर्जी। तो अगर आपने क्या किया बताओ? टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आपने पार्टिकल्स को स्पीडअप कर दिया, तो उनकी क्या बढ़ जाएगी? तो अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो गैस के हैं उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा होता है? केल्विन वाला टेम्परेचर। क्या भाई? सेल्सियस वाला एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं कहलाता, कौन सा कहलाता है? केल्विन स्केल के ऊपर। समझ गए बात? आखिरी पोस्टुलेट ये है आपका। ओके। अच्छा, अब यहां से मैं आपसे भाई एक दो बात पूछ सकता हूं इसी के बेसिस पे। स्लो डिफ्यूजन ऑफ गैस, ये आपको पता लग गया भाई कि गैस के पार्टिकल आपस में टकराते रहते हैं और लगातार मूव करते रहते हैं। तो कोई पार्टिकल ये बिल्कुल स्पीड से नहीं मूव, जैसे गन से निकली बुलेट मूव करती है, वैसे कौन मूव करते हैं? गैस के पार्टिकल्स, इजंट इट? लेकिन आप मुझे बताओ, अगर वहां पर मैंने अगरबत्ती लगाई, अगर वहां पर एक टॉय गन है, तो टॉय गन से अगर मैं अपनी तरफ फायर करूं, तो वहां से जो मनका होगा, जो प्लास्टिक का जो उसकी बुलेट होगी छोटी सी, वो मेरे तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी ना। लेकिन इसके मुकाबले अगर वहाँ मैंने अगरबत्ती जलाई है, तो अगरबत्ती के जो धुएं के पार्टिकल हैं वो मेरे तक इतनी स्पीड से नहीं पहुँचती। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह क्या? बल्कि पानी भी स्पीड से पहुँच जाएगा। अगर वहाँ से पानी अगर ट्रैवल करे मेरी तरफ, तो स्पीड से नहीं आएगा इन कंपेरिजन टू गैस। इसकी वजह क्या होती है? गैस के पार्टिकल्स में डिफ्यूजन तो है, नहीं समझे बात भाई? चलो इसको फिलहाल इसका कंपैरिजन मत करियो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लिक्विड से कंपैरिजन करना डिफ्यूजन का। फिलहाल आप मुझे बताओ कि अगर वहाँ पर मैंने अगरबत्ती लगाई है, वो जलाते अगरबत्ती मेरे तक महक नहीं पहुँचती, लेकिन वहाँ पर एक मैं अगर गन फायर कर दूँ, उसकी बुलेट मेरे तक जब तक पहुँच जाएगी टॉय गन से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टॉय गन से बुलेट आएगी ना हमारी तरफ भाई, ठीक है, उसको रोकने वाला कोई आपको रास्ते में हवा के पार्टिकल रहे, हवा के पार्टिकल्स में उतना दम नहीं है कि बुलेट को वो रोक ले, वो बहुत बड़ी है उनके मुकाबले। नहीं है आपको समझ में? अरे बोलो भाई। लेकिन जो धुएं के पार्टिकल हैं उनको बाकी जो गैस है उनसे भी टक्कर मारनी पड़ेगी, और वो आपस में भी टक्कर मारते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स सीधे एक दिशा में चलते, उनकी नेट मूवमेंट होती है। जहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है? अगरबत्ती के धुएं कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा है, यहाँ क्या है? कम। तो वहाँ से यहाँ तक आज तो
जाएंगे, लेकिन वो सीधे नहीं आते, ऐसे उल्टे सुल्टे कट मार मार के आते हैं भाई, पूरे माइकल जैक्सन बन के। नहीं आपको समझ में? कभी यहाँ गया, वहाँ टक्कर लगी, यहाँ आ गया, फिर यहाँ टक्कर लगी, थोड़ा वहाँ चला गया, फिर यहाँ टक्कर लगी, फिर यहाँ गया। नहीं आपको समझ में? तो वो ऐसे आते हैं, नहीं आपको भाई? तो कई देर में पहुँचता है वो, सीधे आता हो ना धुआं बिल्कुल ऐसे, तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इनकी मोशन क्या होती है, क्योंकि म्यूचुअल कोलिजन की वजह से इनका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट नहीं रह पाता भाई। इस वजह से जितनी इनकी डिफ्यूजन की रेट होनी चाहिए उतनी रेट हो, गैस के अकॉर्डिंग इसकी जितनी रेट होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल कोलिजन होते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको भाई एक बेसिक आइडिया आपको पहले पड़ गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। इसका मैं आपको भाई जो इक्वेशन वगैरह आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिक आपको आइडिया गया ना इसका प्रत्यक्ष। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।